अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन। लास्ट लेक्चर में हमने डायनामिक रजिस्टर को स्टडी किया था। उससे पहले हमने स्टैटिक रजिस्टर का डिज़ाइन भी देखा था और उसमें डिफरेंट टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स का जिक्र किया था। और फिर उसके बाद हमने डायनामिक रजिस्टर देखा था, ट्रांसमिशन गेट बेस्ड डायनामिक रजिस्टर देखा था और उसके टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स को स्टडी किया था। फिर उसके बाद हमने क्लॉक ओवरलैप के प्रॉब्लम को देखा था कि 00 और 11 का ओवरलैप जो है वो क्या प्रॉब्लम आपके सर्किट में पैदा कर सकता है और उसको कैसे डील करना है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम कुछ और डिज़ाइन टेक्निक को स्टडी करेंगे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉक ओवरलैप और देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो वो प्रॉब्लम ओवरकम करते हैं और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी आपके पास कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास डिज़ाइन आएगा वो है C2 मास रजिस्टर, जिसे हम बेसिकली C2 जो है दैट इज़ बेसिकली क्लॉक्ड सी मॉस, क्लॉक्ड सी मॉस रजिस्टर, डायनामिक रजिस्टर। अब लास्ट टाइम हमने डायनामिक रजिस्टर को जब देखा था तो उसमें क्लॉक ओवरलैप का प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो उसमें या तो हमें होल्ड सर्किटरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती और दूसरी कंडीशन हम ये लगा रहे थे कि 00 ओवरलैप जो है वो इससे कम होना चाहिए। तो समटाइम्स उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं ड्यू टू दी राउटिंग डिलेज और बहुत सी सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से आप क्लॉक और क्लॉक बार के ओवरलैप को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी 00 ओवरलैप को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इससे कम ही होगा, या 11 ओवरलैप के लिए आप होल्ड सर्किटरी या होल्ड टाइमिंग इस तरह से इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन जो है वो C2 मास डायनामिक रजिस्टर ने प्रपोज किया। C2 मास मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लॉक सी मास रजिस्टर है। इसमें बेसिकली क्या किया इस डिज़ाइन में, अगर आप देखें तो इस डिज़ाइन में कुछ भी नहीं है। इस डिज़ाइन में एक इन्वर्टर है बेसिकली, यहाँ पे एन मॉस है, यहाँ पे पी मॉस है। अब इन्वर्टर के दरमियान में अगर आप देखें तो पी मॉस के नीचे एक क्लॉक्ड पी मॉस है और एन मॉस के ऊपर एक क्लॉक्ड एन मॉस है, ठीक है। पहले आपने क्लॉक पी मॉस को क्लॉक दी और क्लॉक बार एन मॉस को दी। इसका मतलब है ये जो कन्फिग्रेशन है ये क्लॉक ज़ीरो पे काम करेगी। क्लॉक जब ज़ीरो होगी तो आपके पास ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, क्लॉक बार जब वन होगी यानी क्लॉक जब ज़ीरो होगी तो क्लॉक बार वन होगी तो फिर ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास मास्टर स्टेज हो जाएगी। ये पूरी की पूरी स्टेज जो है वो क्या हो जाएगी, मास्टर स्टेज हो जाएगी। और ये बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। इनिशियली ये काम करेगी और एक्स पे डाटा स्टोर करेगी। और स्लेव स्टेज में क्या होगा जी, बिल्कुल वही डिज़ाइन है, इन्वर्टर है और सिर्फ आपके पास उसी डिज़ाइन में क्लॉक जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। पी मास को आप क्लॉक बार दे देंगे और यहाँ पे आपको क्लॉक आपके पास इनपुट पे क्लॉक आ रही होगी। तो ये आपके पास क्लॉक सी मास डायनामिक रजिस्टर है। इसमें मास्टर का डिज़ाइन जो है वो ये बेसिकली दो लैचेज़ हैं, एक मास्टर लैच है और ये स्लेव लैच है, ठीक है। एक नेगेटिव, ये पहली वाली नेगेटिव लैच है, दूसरे वाली पॉजिटिव लैच है। इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव एज ट्रिगर रजिस्टर बनाएंगे। इसका डिज़ाइन प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास पी मास और एन मास दो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं विद एडिशनल क्लॉक, ठीक है। और ये वही ग्लोबल क्लॉक ही है आपके पास, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिकली इसकी मदद से ओवरलैप जो आ रहा है उसको ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली जब 00 का ओवरलैप आपके पास आ रहा था तो 00 ओवरलैप में डायनामिक रजिस्टर में ये प्रॉब्लम आता था, डी और क्यू के दरमियान एक डायरेक्ट पाथ बनता था। तो हमने बेसिकली करना यही है, इस डिज़ाइन को ये अचीव करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास C2 मास जो रजिस्टर है वो आपको ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। यानी रेस कंडीशन को भी अवॉइड करता है और 11 ओवरलैप पे भी मल्टीपल जो है वो ट्रांजिशंस होने नहीं देता आउटपुट पे। तो देखते हैं कैसे ये बेसिकली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। तो जब आपके पास डी आपके पास डी पे कुछ भी इनपुट है, जब आपके पास क्लॉक ज़ीरो होगी यानी 00 का ओवरलैप है, ज़ीरो होगी तो क्लॉक बार भी ज़ीरो होगी। इसलिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये ओपन है और यहाँ पे क्लॉक और क्लॉक बार दोनों ज़ीरो थी और ये आपके पास ऑन है।
सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें भी क्लॉक, चूंकि क्लॉक बार और क्लॉक दोनों जीरो हैं तो क्लॉक बार यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो अगेन पी मास ऑन होगा और एन मास ऑफ होगा, क्योंकि क्लॉक और क्लॉक बार दोनों जीरो हैं और क्लॉक तो दोनों पी मास ऑन हो जाएंगे रादर देन एन मास, क्योंकि आपके पास एन मास जो है वो 1 पे ऑन होता है, क्योंकि क्लॉक भी जीरो और क्लॉक बार भी जीरो है ड्यू टू दी 0 0 ओवरलैप। अब क्या हो रहा है कि जो भी डाटा इनपुट पे अवेलेबल है, अब लेट से अगर जीरो है तो वो जीरो इसको ऑन करेगा और एक्स जो होगी वो वन हो जाएगी, ठीक है, वन मीन्स वीडीडी एक्स वन हो जाएगी। अब वन क्या कर रहा है, इस ये वन जो है वो इसको ऑन करता है, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। अब ये ट्रांजिस्टर चूंकि इसके साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो आउटपुट से कुछ भी डिस्चार्ज नहीं हो सकेगा, तो आउटपुट पे जो कुछ भी होगा वो ही रिटेन रहेगा, क्योंकि वन जो है वो इसको ऑन करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा, इसको ऑफ कर देगा बेसिकली, ठीक है, इसको इस ट्रांजिस्टर को वो ऑफ कर देगा वन, और यहाँ पे क्यू पे जो कुछ है वही रहेगा, और ऐसा ही होना चाहिए था 0 0 ओवरलैप पे कि क्यू पे जो कुछ था वो रिटेन रहता। तो अब आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी को अगर आप देखें तो जब आपके पास यहाँ पे डी जो है वो ज़ीरो है, सॉरी डी जो वन है, तो डी वन के लिए ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा। अब चूंकि ये डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ये ओपन है, तो यहाँ पे जो कुछ भी इनिशियली अवेलेबल था, लेट से ज़ीरो ही अवेलेबल था, पहले ज़ीरो था, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास ऑफ ही ये ऑन हो या ऑफ हो एन मॉस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर क्लॉक्ड आपके पास ट्रांजिस्टर था वो ऑफ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, जो कि पहले ऑफ था, तो अभी ये आपके पास ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से क्या होगा, आपकी आउटपुट वन हो जाएगी, तो इनपुट वन थी, आउटपुट भी आपके पास वन अवेलेबल हो जाएगी, आपके पास वन ही रहेगी, मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं होंगी, यानी जो डाटा इनपुट पे था वही इसने रिटेन किया। तो ये 0 0 ओवरलैप पे अगर आप देखें तो डी का क्यू से कोई कनेक्शन एज सच नहीं हो रहा, यानी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वन से जब ये जीरो करेगा तो जीरो जो है वो आउटपुट पे नहीं जाएगा। लेट्स से इसने अब वन से अब दोबारा जीरो अगर आप देखें, वन से ये जीरो पे जाता है फॉर दी सेम कंडीशन के आपके पास 0 0 ओवरलैप है, अब जीरो पे गया तो जीरो पे ये ऑन होगा और आउटपुट को क्या कर देगा, वन कर देगा, ठीक है, वन करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब आउटपुट पे क्या रहेगा, जो पहले से था वन ही रहेगा, तो इसका मतलब है इनपुट की जो ट्रांजिशन है वो आउटपुट पे अब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही 0 0 ओवरलैप के लिए। सिमिलरली वन वन का ओवरलैप देखते हैं कि वन वन का ओवरलैप क्या करता है। वन वन का ओवरलैप ये करेगा, क्योंकि क्लॉक भी वन है और क्लॉक बार भी वन है, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर एक्चुअली ऑन होंगे। अब अगर आपके पास डी पे जीरो है, ठीक है, लेट्स से डी पे वन है, डी पे वन है तो ये वन ऑन होगा और आउटपुट आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, आउटपुट आपकी ज़ीरो हुई, और आउटपुट के ज़ीरो होने से क्या होगा, ये ऑन होगा और ये आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका क्लॉक ट्रांजिस्टर ऑफ है। सिमिलरली वन से अगर आपकी आउटपुट ज़ीरो होती है तो ज़ीरो होने से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, अब ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और सिमिलरली इस पर जो कुछ अवेलेबल था, अगर ज़ीरो था तो ज़ीरो ही रहेगा, अगर वन था तो वन ही रहेगा, और इससे क्या होगा कि ये अगर वन भी हो जाता है, अगर वन है, पहले वन था तो ये ऑन होगा और ये इसको ज़ीरो रखेगा, अगर ये ज़ीरो था तो ये ज़ीरो ही रहेगा, जो वैल्यू आपके पास आउटपुट पे थी वो आपके पास वो ही रहेगी, यानी वन वन का ओवरलैप आया, एक ट्रांजिशन तो वो करेगा लेकिन दूसरी ट्रांजिशन वो नहीं करने देगा उसको, मल्टीपल ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, या ट्रांजिशन वो तब करेगा जब ओवरलैप गुजर जाएगा, ठीक है, ओवरलैप के गुजरने के बाद बेसिकली ट्रांजिशन होगी, क्योंकि वन क्लॉक का जब राइजिंग आ जाएगा तो इस रजिस्टर को इनपुट से डाटा आउटपुट पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, तो वो बेसिकली इनपुट पे क्या डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जो मास्टर लैच ने जिसको भी सैंपल किया होगा एक्स पे, वही डाटा वो आउटपुट पर ट्रांसफ़र करेगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से C2 मास जो डायनामिक रजिस्टर है किस तरह से रेस कंडीशन इसको आपके पास अवॉइड करता है इसमें। C2 मास रजिस्टर के बाद हम डुअल एज C2 मास रजिस्टर की बात करते हैं। डुअल एज C2 मास रजिस्टर में दोनों एजेस पे, क्लॉक के दोनों एजेस पे डाटा जो है वो एक्चुअली आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है,
इट मीन्स कि आप जो है वो थ्रूपुट ज़्यादा कर सकते हैं, आप रजिस्टर की स्पीड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे बेसिकली आप ये कर रहे हैं, आप इस डिज़ाइन में ये कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव एज दोनों पे जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस डिज़ाइन को अगर आप देखें तो इस डिज़ाइन में आपने किया ये है कि डाटा इन दोनों के लिए सेम है। जैसा कि N1 जो है वो बेसिकली ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है, और N2 जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो बेसिकली डाटा इन दो ट्रांजिस्टर की मदद से जा रहा होगा या ऊपर वाले ट्रांजिस्टर्स की मदद से आपके पास, यानी या इन दो ट्रांजिस्टर्स की मदद से डाटा ट्रांसफ़र होगा या इन दो ट्रांजिस्टर की मदद से आपके पास डाटा ट्रांसफ़र होगा। सिमिलरली जो ओवरलैप का प्रॉब्लम था वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डिज़ाइन बेसिक डिज़ाइन C2 मास रजिस्टर का है। इसमें हमने सिर्फ ये किया है कि दोनों एजेस पे हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। अब इसकी स्पीड जो है वो आपके पास डबल हो जाएगी, डाटा रेट जो है वो इसका डबल हो जाएगा, यानी अब 1 लाख साइकिल में ये 2 बिट ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि C2 मास रजिस्टर जो है वो सिंगल बिट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था। तो इसका जो रेट है, ट्रांसफ़र रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपको कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें आपको डाटा जो इनपुट साइड पे ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होता है, बीच में आपको एक बफर प्लेस करना पड़ता है ताकि आप डाटा जो है वो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप डुअल एज रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको क्या करता है, आपके पास स्पीड को आपकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे इंक्रीज़ करता है, दोनों एजेस पे डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एजेस दोनों पे आपके पास डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जब आपके पास पॉजिटिव एज आएगा तो बेसिकली आपका ये जो नेटवर्क है ये एक्टिव होगा, ठीक है, और जब आपके पास क्लॉक 1 होगी तो ये नेटवर्क एक्टिव होगा, और जब क्लॉक 0 होगी तो ये वाला नेटवर्क एक्टिव होगा, और करस्पॉन्डिंगली जो है वो आगे वाले नेटवर्क को स्विच करके आपका डाटा जो है D जो है वो आउटपुट पे पहुंचाना होगा तो आउटपुट पे पहुंचा देगा, वरना रिटेन करवा देगा। डुअल एज रजिस्टर के बाद हम मूव करते हैं ट्रू सिंगल फेज क्लॉक रजिस्टर में। डायनामिक रजिस्टर में हमने जब जैसे कि देखा था कि हमारे पास क्लॉक ओवरलैप का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से रेस कंडीशन का प्रॉब्लम आ रहा था आपके पास। उसको हल करने के लिए हमने C2 मास डिज़ाइन को देखा। C2 मास डिज़ाइन बेसिकली ओवरलैप के प्रॉब्लम को अवॉइड करता था, ठीक है। तो ट्रू सिंगल फेज क्लॉक रजिस्टर ने बेसिकली क्लॉक बार को ख़त्म कर दिया ताकि ओवरलैप आए ही ना। तो इसमें इसने क्या किया, इसने दो डिफरेंट लैचेस के लिए डिफरेंट ट्रांजिस्टर यूज़ किए। फॉर एग्जांपल इसने पॉजिटिव लैच के लिए आपके पास सॉरी पॉजिटिव लैच में इसने एन मास को यूज़ किया और नेगेटिव लैच में इसने पी मास को यूज़ किया। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। पॉजिटिव लैच को अगर आप देखें, पॉजिटिव लैच आपके पास आपको पता है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है पॉजिटिव लैच का, या ऑपरेशन डिटेल क्या है। आपके पास जब इनपुट जब क्लॉक 1 होती है तो पॉजिटिव लैच जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी इनपुट आउटपुट पर ट्रांसफ़र होता है, और क्लॉक 0 के लिए जो है ये रिटेन करती है। तो देखते हैं ऐसा ही हो रहा है। जब आपके पास क्लॉक 1 होगी तो आपके पास ये दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है इनपुट क्या, लेट से अगर इनपुट 1 है तो आपके पास ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा होगा। इस ट्रांजिस्टर के कंडक्ट करने से इस नोड की जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाएगी, और ये ज़ीरो होगी तो ये ट्रांजिस्टर आपके पास कंडक्ट करेगा, और फाइनली आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास क्लॉक 1 है तो आपके पास जो कुछ इनपुट पे है वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्लॉक 0 को देखें तो क्लॉक 0 में बेसिकली क्या होना चाहिए, इसको रिटेन करना चाहिए। तो रिटेन करने के लिए अगर आपके पास लेट से ये क्लॉक 0 है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो ऑफ हो जाएंगे, और यहाँ पे लेट से यहाँ पे अगर आपके पास इनपुट 0 ही थी, प्रीवियस स्टेट अगर 0 थी, तो इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करवा के आउटपुट जो है वो आपके पास 1 ही रहेगी। लेट से हम ये कहते हैं कि जब आपके पास क्लॉक आपकी 0 होती है तो उस वक़्त ये होता है कि आपकी इनपुट जो कि पहले 1 थी, 1 से इनपुट जो है वो, यानी इनपुट पहले 1 थी, 1 से इनपुट जो है वो 0 की तरफ चली जाती है,
अब हमने देखना ये है कि क्या ये ट्रांजिशन आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर ये ट्रांजिशन आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो गई तो ये लैच प्रिंसिपली ये लैच नहीं है। तो जब आपके पास इनपुट ज़ीरो हुई तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट होगी, यहाँ पे बेसिकली आउटपुट क्या हो जाएगी, यहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगी। अब ये जो 1 है ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगी। इस ट्रांजिस्टर के ऑन होने से आउटपुट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास ये ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो इसका मतलब है आउटपुट 1 ही रहेगी। तो हमने देखा कि जब क्लॉक आपके पास 1 थी तो इस ट्रांजिस्टर ने ट्रांसपेरेंट लैच की तरह बिहेव किया, और आपके पास जब क्लॉक 1 थी तो इसने जो कुछ इनपुट पे था आउटपुट पे ट्रांसफ़र किया, और जब क्लॉक 0 हुई तो इसने डाटा को रिटेन किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास इनपुट साइड पे डाटा चेंज भी हुआ, बट स्टिल इसने डाटा को रिटेन किया। सिमिलरली अगर आप दूसरे नेगेटिव लैच को देखेंगे तो नेगेटिव लैच में अगर आप देखें तो दूसरे डिज़ाइन की तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने पी मॉस को यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये हमारे पास ये भी पी मॉस है, ये भी पी मॉस है। सेम क्लॉक हमने दी है जो पहले हमारे पास पॉजिटिव लैच में यूज़ हुई है, सेम क्लॉक के लिए आपने पी मॉस को यूज़ कर लिया। अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो अब इसकी आउटपुट जो है वो आप क्लॉक ट्रांजिस्टर से के नीचे से ले रहे हैं। नॉर्मली आपकी जो आउटपुट होती है वो आप पुल अप नेटवर्क के नीचे से लेते हैं और पुल डाउन नेटवर्क के ऊपर से ले रहे होते हैं। तो पॉजिटिव लैच में आपने ऊपर से लिया और नेगेटिव लैच में आपने नीचे से आउटपुट लिया। अगर हम इसके ऑपरेशन को समझें तो इसमें अगर आपके पास क्लॉक 0 होगी तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट पे ट्रांसफ़र करेगा। लेट से क्लॉक आपके पास 0 है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर काम करेंगे। लेट से इस वक्त आपके पास इनपुट 1 है, इनपुट 1 होगी तो ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, तो आउटपुट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये 0 जो है वो इसको कंडक्ट करवाएगा और अल्टीमेटली आपकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास क्लॉक 1 है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो, अगर क्लॉक 1 है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ओपन होंगे, और ओपन होने से जो कुछ यहाँ पे होगा आउटपुट पे वो रिटेन करेगा, जैसा कि आपके पास प्रीवियस लैच में हुआ है आपके पास। अच्छा, इससे हम देखते हैं कि हमारे पास रजिस्टर कैसे बनेगा। रजिस्टर बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक मास्टर लैच को स्लेव लैच से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि मास्टर लैच पॉजिटिव है और स्लेव लैच नेगेटिव है, तो जो आपके पास रजिस्टर बनेगा वो नेगेटिव एज ट्रिगर रजिस्टर बनेगा। अब अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो ये डिज़ाइन बेसिकली क्या कर रहा है, पॉजिटिव एज पे डाटा को, पॉजिटिव क्लॉक साइकिल पे डाटा को आउटपुट पे रख रहा है, और नेगेटिव क्लॉक साइकिल पे ये जो लैच है ये डाटा रिटेन कर रही है। अब पॉजिटिव क्लॉक पे जब डाटा आउटपुट पे ये रख रहा है सॉरी, तो ये नेगेटिव लैच जो है ये पॉजिटिव क्लॉक पे डाटा को नहीं उठाएगी, क्योंकि पॉजिटिव क्लॉक पे ये डाटा को रिटेन करेगी। ये डाटा हमेशा उठाएगी नेगेटिव क्लॉक के एज पे, क्योंकि नेगेटिव क्लॉक के एज पे क्यों उठाएगी, क्योंकि इसने ये चूंकि पॉजिटिव क्लॉक पे डाटा दे रही है, यानी आपके पास अगर आपके पास इस तरह से है तो ये अगर क्लॉक है आपके पास, तो लेट्स से ये है, तो ये जो पहली वाली लैच है, ये लेट्स से ये क्लॉक है आपके पास, ये जो पहली लैच है ये आपके पास पूरे पॉजिटिव क्लॉक के लिए काम करेगी, और जो ही नेगेटिव आ जाएगा तो ये रिटेन करना शुरू कर देगी। अब इस लैच ने चूंकि आपके पास नेगेटिव क्लॉक के लिए एक्टिव होना है, तो नेगेटिव एज पे इसने पॉजिटिव लैच ने डाटा को रिटेन करना है, तो नेगेटिव एज पे जो भी डाटा ये रिटेन करेगी, नेगेटिव लैच वो डाटा आउटपुट पे देना शुरू कर देगी फॉर कंप्लीट साइकिल। चूंकि जो डाटा रिटेन हो रहा है वो नेगेटिव एज का हो रहा है, तो अब आपके पास जो डाटा आउटपुट पे जाएगा वो कौन सा डाटा जाएगा, नेगेटिव एज का डाटा जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास बेसिकली, इससे आपके पास इस एज पे जो डाटा आपके पास जा रहा होगा, यानी ये आपके पास अगर क्लॉक है तो क्लॉक 1 के लिए ये लैच ट्रांसपेरेंट हुई, जो कुछ इनपुट पे आउटपुट पे अवेलेबल हो गया, इस एज पे बेसिकली जो कुछ भी डाटा इनपुट से आया, इस लैच ने इसको रिटेन करना शुरू कर दिया। आपके पास पॉजिटिव लैच ने, इस लैच ने इसको रिटेन करना शुरू किया। अब नेगेटिव लैच इस पूरी साइकिल के लिए एक्टिव हुई, नेगेटिव क्लॉक साइकिल के लिए, तो आपके पास क्या होगा, चूंकि मास्टर जो लैच है उसने नेगेटिव एज पे जो डाटा है उसको रिटेन किया, तो अब जो नेगेटिव लैच है
पूरी नेगेटिव साइकिल के लिए जो नेगेटिव एज पे डाटा हुआ आया था उसको आउटपुट पे भेज रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक नेगेटिव एज ट्रिगर रजिस्टर बन गया। अगर आप इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव लैच को पहले लगाएंगे, पॉजिटिव लैच को बाद में लगाएंगे। अब अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो इस डिज़ाइन में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज़ किए हैं, लेकिन आपके पास और डिले भी आपके पास थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और लेकिन इसमें आपके पास रेस कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आपके पास आपको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि जब क्लॉक और क्लॉक बार जो है वो दो डिफरेंट सिग्नल्स आपके पास होंगे। क्लॉक बार एक इन्वर्टेड सिग्नल होगा, उसमें राउटिंग डिलेज भी आएंगे और इन्वर्टर का डिले भी शामिल हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके जो रिस्पांस है वो डिफरेंट वेरी कर सकता है, ओवरलैप पैदा हो सकता है, और ओवरलैप से आपके पास जो प्रॉब्लम आ रहे थे ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर में, वो प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे। इसमें हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव लैच कैसे बनती है, नेगेटिव लैच कैसे बनती है। इसमें हम एक कॉमन क्लॉक यूज़ करेंगे, हम नेगेटिव क्लॉक या क्लॉक बार हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर में लॉजिक को भी एम्बेड कर सकते हैं, अनलाइक अदर रजिस्टर्स। इसमें हम लॉजिक को बड़ी आसानी से एम्बेड कर सकते हैं। लॉजिक एम्बेड करने का इसमें तरीका क्या होगा कि इनपुट जो है वो आप एक पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क की मदद से क्लॉक को प्रोवाइड करेंगे। तो जो आपके पास लेट से ये पॉजिटिव लैच है, तो पॉजिटिव लैच में आपने जो चेंज की है वो ये की है कि जो आपके पास इनपुट रिसीव कर रहे थे, जो आपके पास ट्रांजिस्टर इनपुट रिसीव कर रहे थे, उसको आपने क्या किया है कि नेटवर्क्स पुल अप नेटवर्क को पुल डाउन नेटवर्क में ब्रेक कर दिया। अब जो भी इनपुट यहाँ से जाएगी वो आउटपुट पे लैच हो जाएगी। तो अब बेसिकली आप लॉजिक एम्बेड कर सकते हैं इस मेमोरी के साथ, यानी आप बेसिकली फोरग्राउंड मेमोरी डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक एंड लैच आपके पास बन गई है। कैसे आपके पास ये एंड लैच बन गई है? ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास नैंड का जो ऑपरेशन है वो सीरीज़ में होता है, आपके पास ये एंड ऑपरेशन सीरीज़ में होता है। तो आपके पास क्या होगा, जब क्लॉक आपके पास वन होगी, जब क्लॉक वन होगी तो ये जो दोनों हैं ये आपके पास एक्टिव हो जाएंगे ट्रांजिस्टर, और लेट से यहाँ पे ये दोनों इनपुट वन है, अगर आपके पास इनपुट वन भी वन है और इनपुट टू भी वन है, तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे और आउटपुट इसकी ज़ीरो हो जाएगी। इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और अल्टीमेटली आपकी आउटपुट क्या होगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप चूँकि यहाँ पे नैंड ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन आपको जो आउटपुट मिल रही है वो एंड गेट की आउटपुट मिल रही है, यानी नैंड ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है तो आगे इन्वर्ट होकर आपको एंड बेसिकली लैच हो रही है। जब आपके पास क्लॉक आपके पास ज़ीरो हो गई तो ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे। इनके ऑफ होने से जो कुछ यहाँ पे था, लेट से अगर ज़ीरो था तो आउटपुट पे वन ही रहेगा और वो वन जो है वो लैच हो जाएगा। ठीक है, यानी अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये जो सर्किट है ये एंड लैच है, यानी आप के पास कम्बिनेशनल लॉजिक में एंड का सर्किट था जिसकी आउटपुट जो है वो बेसिकली लैच हो रही है, या आप ये कह सकते हैं कि स्टोर हो रही है और डाटा आपके पास रिटेन कर रहा है। तो ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर में हम जो है वो मेमोरी को एम्बेड कर सकते हैं, सॉरी लॉजिक को एम्बेड कर सकते हैं। लॉजिक को एम्बेड करने का तरीका इसमें क्या होगा कि आप पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क दोनों को यूज़ करते हुए इनको कंबाइन करके आउटपुट पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर में आपने देखा कि हमारे पास जो डिले था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पॉजिटिव लैच में टू स्टेज का डिले था और नेगेटिव लैच में टू स्टेज का डिले आपके पास था। तो अगर आप एक रजिस्टर बनाएंगे तो आपके पास फोर स्टेज डिले आ जाएगा। तो दो केस ने ओवरलैप का प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन इसका डिले आपके पास रजिस्टर का काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके डिले को कम करने के लिए जो है वो आपके पास पल्स रजिस्टर्स आए। पल्स रजिस्टर ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो ये यूज़ किया, अगर आप इस रजिस्टर को देखें, इस डिज़ाइन को देखें, तो इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है कि हमने बेसिकली एक लैच को ही रजिस्टर बना दिया। अगर ये देखें तो ये बेसिकली पॉजिटिव लैच का डिज़ाइन है, ट्रू सिंगल फेज पॉजिटिव लैच का डिज़ाइन है।
तो लैच को रजिस्टर कैसे बनाया जा सकता है? अगर आप देखें लैच क्या करती है, लैच पूरे पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करती है। यानी लैच अगर आप देखें तो लैच आपके पास अगर पॉजिटिव लैच है तो आपके पास लैच जो है वो पूरे पॉजिटिव साइकिल के लिए जो कुछ इनपुट पे यानी जो कुछ डी पे है वो आउटपुट पे सेंड करेगी। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर आप बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर राइजिंग एज पे या बहुत थोड़ी देर के लिए एक्टिव होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए इनपुट और आउटपुट के दरमियान पाथ इस्टेब्लिश करता है, बाकी रेस्ट ऑफ द साइकिल के लिए वो रिटेन करता है डाटा। तो पल्स रजिस्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ वो यही यूज़ हुआ कि अगर बजाय इसके कि हम लैच को क्लॉक जो है वो इतनी देर के लिए 1 दें, अगर हम क्लॉक 1 जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए दें और बाकी देर के लिए इसको 0 कर दें, तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली हमने लैच को ही रजिस्टर बना दिया। कैसे रजिस्टर बना दिया? क्योंकि हमने उसको जो क्लॉक है जो पल्स विड्थ है उसकी वो कम कर दी। तो बेसिकली एक पल्स रजिस्टर आप बनाने जा रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए एक पल्स देते हैं, इनपुट का आउटपुट के दरमियान पाथ बनता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको जो है वो पल्स को ख़त्म कर देते हैं और आपके पास क्लॉक 0 हो जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास बेसिकली आपके पास एक पॉजिटिव लैच जो है वो एक पॉजिटिव एज ट्रिगर रजिस्टर बन जाएगी, क्योंकि आपने उसकी ड्यूरेशन बहुत कम कर दी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखें तो सिंपल एक लैच से रजिस्टर बन गया है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर, जिसमें आपके पास 4 स्टेजेस आ रही थी। यहाँ पे आपने 2 स्टेजेस डिज़ाइन बना दी, यानी एक स्टेज आपके पास ये हो गई, दूसरी स्टेज आपके पास ये होगी। तो 2 स्टेज डिले के साथ आपके पास एक पल्स रजिस्टर बन गया। और पल्स रजिस्टर में आपने बेसिकली किया ये है कि आपके पास जो क्लॉक थी, आपने क्लॉक के आगे एक सर्किटरी इंट्रोड्यूस की है जिससे आपने क्लॉक जी, जिसे हम नॉर्मली क्लॉक ग्लिच कहते हैं, वो प्रोड्यूस कर ली है। वो क्लॉक ग्लिच क्या करेगी कि आपकी पल्स विड्थ को कम कर देगी, जैसा कि इस सर्किट में शो किया गया है। यानी क्लॉक तो पूरी ड्यूरेशन के लिए आ रही है, लेकिन क्लॉक 1 जो आप सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं, ताकि इनपुट और आउटपुट पर एस्टेब्लिश जो पॉजिटिव लैच जो एस्टेब्लिश कर रही थी वो बहुत कम करे। तो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपकी एक लैच ही आपके पास एक रजिस्टर का काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब इस स्लाइड में हमने बेसिकली ग्लिच जनरेशन सर्किटरी की बात की है कि पल्स रजिस्टर में जो क्लॉक जी का सिग्नल जो हम ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो बेसिकली ये एक सर्किट है ग्लिच जनरेशन का। ग्लिच जनरेशन का सर्किट नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि डिले का सर्किट है, जो क्या करता है, एक क्लॉक, अगर आप टाइमिंग डायग्राम देखें तो इसमें आप देखें ग्लिच या एक पल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और इस पल्स के लिए ट्रांजिस्टर ऑन होता है, या आप ये कह सकते हैं इस पल्स विड्थ के लिए आपकी लैच ऑन होगी और एक रजिस्टर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी। अब अगर आप इसके ऑपरेशन को समझें तो इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। लेट से आपके पास क्लॉक जो है वो 1 आती है, ये जो वीडीडी है वो इस वीडीडी को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्लॉक जो है अगर 1 होती है, लेट से ये 1 है, क्लॉक के 1 होने से क्या होगा, लेट से आपके पास क्लॉक 1 है और यहाँ पे क्लॉक 1 अगर हो तो ये ऑफ होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट 0 आएगी, यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 आ जाएगी और इस यहाँ पे आपके पास आउटपुट 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्लॉक 0 प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम चूंकि एक पल्स की बात कर रहे हैं तो इसको दोबारा से देखते हैं पल्स कैसे जनरेट आपके पास हो जाएगी। पल्स जनरेट करने के लिए हम कहते हैं लेट से आपके पास यहाँ पे क्लॉक 0 है, यानी क्लॉक 0 शुरू हुई, क्लॉक आपके पास 0 है, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पे आया, ठीक, और ये क्लॉक 0 होने से ये ऑन हुआ और इसने क्या कर दिया, यहाँ पे आउटपुट वीडीडी कर दी, यानी 1 आपके पास आउटपुट कर दी इसने। इससे क्या होगा, इससे आपके पास यहाँ पे आपके पास वीडीडी मिल रहा होगा और यहाँ पे आपके पास 0 मिल रहा होगा। लेट्स हम कहते हैं कि आपके पास क्लॉक 1 हो जाती है, मीन वाइल क्लॉक 1 होती है, तो यहाँ पे क्लॉक 1 हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, आपके पास ये आपके पास 1 ही रहेगा, वीडीडी ही रहेगा, यानी ये नोड 1 ही रहेगी। क्यों 1 रहेगी, क्लॉक जब 0 था तो ये आपके पास 0 है, ये आपके पास वीडीडी है या 1 है। 0 1 ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया, आपके पास 0, इसने 1 और अगेन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, 0।
ये 0 इस ट्रांजिस्टर को मिला NMOS ट्रांजिस्टर को, तो ये ऑफ रहेगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो ये इसको डिस्चार्ज नहीं होने देगा, तो ये 1 ही रहेगा। तो जो ही ये क्लॉक 1 हुई, आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉक 1 होगी, ये VDD ही रहा, यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 हुई, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आउटपुट 0 हो गई, और यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो, क्लॉक जी 1 हुई, क्लॉक जी के 1 होने से क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये क्या करेगा, इस VDD को यानी इस 1 को जो है वो डिस्चार्ज करके 0 बना देगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब ये 0 दोबारा प्रोपोगेट करेगा, तो ये दोबारा 0 होगा, ये 1 होगा, और ये दोबारा 0 होगा। तो ये जो क्लॉक जी है, ये इन तीनों के ड्यूरेशन को देखें तो इस ड्यूरेशन के लिए क्लॉक 1 हुई थी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जब तक ये ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद इसको डिस्चार्ज करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्लॉक जी जो है वो 1 रहेगी। और उसके बाद आप देखें तो ये क्लॉक जी जो है वो आपके पास क्या हो रही है, क्लॉक जी 0 हो रही है। तो अगर आप इस डिले को बढ़ाना चाहते हैं, पल्स विड्थ को आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग फर्दर स्टैटिक गेट्स। तो ये आपके पास पल्स जनरेशन का सर्किट था। अब ये जो क्लॉक जी है, ये बेसिकली आप अपनी ट्रू सिंगल फेस क्लॉक रजिस्टर को प्रोवाइड कर देते हैं। इससे आपके पास एक पल्स रजिस्टर बन जाता है जिसका डिले बहुत कम होता है। और ये जो पल्स विड्थ है, ये आपको बड़े इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका डिले जो है वो इतना कम नहीं होना चाहिए कि आपकी इनपुट जो है वो आउटपुट पे ट्रांसफ़र ही ना हो सके। तो ये थे हमारे सेट ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमने डिफरेंट स्टैटिक और डायनामिक रजिस्टर्स को स्टडी किया।